जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए कीमती वीडियो, बहुत ज्यादा समझ लीजिए एग्जामों में आने वाले टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। क्या हम बात कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाएं। तो भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में कुछ क्लासेस मैंने आपको पहले ही दे दी हैं, जिसमें से मैंने आपको जमींदारी व्यवस्था पढ़ाई, स्थायी बंदोबस्त क्या होता है उसमें ये बताया। फिर मैंने आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ाई, उसमें कैसे कैसे किसानों पर जुल्म हुए या कैसे कैसे किसानों ने टैक्स दिया, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इजारादारी व्यवस्था के बारे में बताया कि क्या इजारादारी व्यवस्था थी, क्या उस समय पर किसानों को थोड़ी सहूलियत मिली या नहीं मिली, उस बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं का ये अंतिम चरण है। इसके बाद कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं में जो आपको परेशान करे, जो एग्जाम में आए और आप आंसर ना दे के आए। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ भी है ना। और ये भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं में अंतिम टॉपिक भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आज कैसे ये टॉप क्या इसमें हुआ, कैसे नहीं हुआ, कब ये लागू हुआ, कैसे कैसे इसमें सहूलियत मिली, कैसे ये चीजें खत्म हुई, कैसे ये चीजें लागू हुई, हर चीज के बारे में सारे प्रश्न आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सारे प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न में आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो क्या इस व्यवस्था में हुआ, कभी व्यवस्था लागू हुई, कैसे कैसे व्यवस्था लागू हुई, हर चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं कि कभी व्यवस्था लागू हुई। तो महालवाड़ी व्यवस्था जब लागू हुई थी तो वो लागू हुई थी 1822 में। कभी व्यवस्था लागू हुई, महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुई। किसने इस व्यवस्था को शुरू किया, ये बहुत पूछा जाता है। तो इस व्यवस्था को शुरू किया लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया। ठीक। अब इसके जो प्रभावी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? प्रभावी क्षेत्र मतलब भाई, ठीक है, इस व्यवस्था 1822 में व्यवस्था आई, कौन सी? महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया इसे लॉर्ड हेस्टिंग ने। पर इसके जो प्रभावी क्षेत्र थे वो कौन से थे, कौन कौन से क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू हुई? तो इसके जो प्रभावी क्षेत्र थे वो थे उत्तर प्रदेश, आगरा। आगरा में व्यवस्था चली। उत्तर प्रदेश आगरा से होते हुए ये व्यवस्था पहुंची सीधे मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी से होते हुए ये व्यवस्था पहुंची सीधा पंजाब। कहां ये व्यवस्था पहुंची? सीधे पंजाब। अब देखिए कैसे इसमें से प्रश्न बनते हैं, कैसे वन लाइनर प्रश्न एसएससी इसमें से पूछती है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, इसमें से वन लाइनर प्रश्न, इन चार पांच चीजों में से ही वन लाइनर प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो देखिए। कि महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1822 में। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? 1822 में शुरू की थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब पूछेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था जो लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी 1822 में, वो किन किन क्षेत्रों में शुरू की गई थी? ऑप्शन में देगा आगरा, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये एक ऑप्शन है। दूसरा दूसरा ऑप्शन देगा कर्नाटक, चेन्नई, मद्रास, ये दूसरा ऑप्शन। ऐसे ही ऑप्शन आपको देगा तो आपको पता होना चाहिए इसके जो प्रभावी क्षेत्र रहे वो रहे यूपी आगरा, मध्य प्रदेश मध्य प्रांत और पंजाब। अब देखिए इसकी जो थ्योरी है, इसमें जो प्रमुख बातें हुई, कैसी कैसी इसमें बातें हुई, क्या क्या इसमें किसानों को राहत मिली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। क्योंकि इसमें जो सरपंच आए उन्होंने किस तरह से किसानों को लगान देने के लिए प्रेरित करा, कैसे उनसे लगान खींचा, किस तरह से सरपंचों ने अपने हुकूमत जमाई,
तो वो चीजें इसमें आने वाली हैं। ठीक, और मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपसे ये तो वन लाइनर पूछेगा, वो आपसे पूछेगा भाई महालवाड़ी व्यवस्था में बताइए इसमें से कौन सी चीज महालवाड़ी व्यवस्था में हुई। तो जो सरपंच वाली चीज जो मैं लिखवाने वाला हूं ये हुई, या जो इजारादारी व्यवस्था मैंने लिखवाई थी वो हुआ, या जो जमींदारी व्यवस्था मैंने लिखवाई थी वो हुआ, या जो रैयत वाली व्यवस्था मैंने लिखवाया था वो हुआ। तो इनकी चारों की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको थ्योरी बहुत ज्यादा समझाई है, 10-10, 20 बार मैंने वो थ्योरी को पढ़ा है आपको समझाने के लिए, तो मैं मानता हूं आपको वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए, मैं इन सबकी एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आपको नीचे ही वो तीनों क्लासेस मिल जाएंगी, ये इसे मिलाकर चौथी क्लास। तो उसमें सारी व्यवस्था शुरू किया था मैंने जमींदारी व्यवस्था से, फिर मैं गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर मैंने देखा इजारादारी व्यवस्था, और आज हम देख रहे हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे प्रमुख चीज इसमें यह आती है कि भैया हमें यह बताओ कि महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ क्या होता है। इसमें जो ये महाल है, महाल, महाल का अर्थ, इसमें इस महाल का अर्थ बहुत पूछा जाता है। किसका? इस महाल का, कि भैया इस महाल का अर्थ बताओ। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ किसान था, वैसे ही इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल का अर्थ है वो है, क्या है? संपूर्ण गांव, संपूर्ण गांव। तो आपसे पूछेगा कि भैया महालवाड़ी व्यवस्था जो 1822 में स्टार्ट हुई, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा स्टार्ट किया गया, उसमें महाल का अर्थ क्या है? तो उसमें महाल का अर्थ है संपूर्ण गांव, पूरा गांव। अब कैसे इसमें पूरा गांव कवर हुआ, आइए ये भी देखते हैं। तो इस व्यवस्था के दौरान, इस व्यवस्था के दौरान गांव के सरपंच, गांव के सरपंच और सरकार के बीच, सरकार के बीच लगान वसूली का, लगान वसूली का समझौता हुआ, समझौता हुआ। ये क्या चीज थी, आइए इसे भी बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, रटने से कंपटीशन क्लियर नहीं होता है, रटने से बस आप अपने मन को संतुष्टि दे सकते हैं कि मैंने रट लिया, चीजें आपको याद नहीं होती हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझते हैं कि देखिए सबसे पहले जो महालवाड़ी व्यवस्था थी कब? 1822 में स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट करी? लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ये स्टार्ट की गई। प्रभावी क्षेत्र यूपी आगरा, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, और पंजाब, इन 3 क्षेत्रों में यह व्यवस्था रही, इन 3 क्षेत्रों में लागू हुई। इस महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल का अर्थ है वो है संपूर्ण गांव, मतलब पूरा गांव। क्यों? आइए इसे देखते हैं। इस व्यवस्था के दौरान जो गांव में सरपंच हुआ करते थे, गांव के मुखिया, गांव के मुखिया वे सरकार के बीच एक समझौता हुआ। सरकार ने कहा गांव के मुखिया से कि आप इस गांव के मुखिया हैं, हर साल हम घर घर जाते हैं कि भैया लगान दो, टैक्स दो, उन्हें मारते हैं, कूटते हैं, ना हमारा मन करता ना उनका मन करता, हमारा मन मारने का नहीं करता, उनका मन अनाज देने का नहीं करता। तो एक काम करो, हम तुम्हारा टैक्स कुछ माफ कर देंगे, तुम बस पूरे गांव से हमें टैक्स दिलवा दो। वो कहते थे यार मैं कैसे दिलवा दूं? वो कहते थे, फिर अंग्रेजों ने कहा कि काम करो, चलो तुम इतनी एकड़ जमीन रख लो, अपने नाम कर लो, अब तो दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे? तो सरकार इतनी जमीन से तो नहीं चलेगा, एक काम करो 10 एकड़ रख लो, अब तो दिलवाओगे नहीं दिलवाओगे? मैंने कहा हाँ अब तो मैं पूरे गांव से क्या दूसरे गांव से भी दिलवा दूंगा साहब। बात क्या है? बात यह है कि भाई हम जब गांव में टैक्स लेने आते हैं तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग हमारा विरोध करते हैं, कुछ लोग फिर हमें मजबूरन उन्हें मारना पड़ता है, कोड़ों से मारना पड़ता है, जब भी हमें क्या मिलता है? मुट्ठी भर अनाज, हमारा टाइम बर्बाद होता है ये वो। तो सरपंच ने कहा कि काम करो, अब मैं पूरे गांव का अनाज तुम्हें दे के आऊंगा, बस बदले में मुझे जमीन दे देना या फिर मेरा टैक्स माफ कर देना। तो कुछ शर्तें होंगी जो उनके आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है।
तो भाई गांव के सरपंच और अंग्रेजों के बीच में, सरकार के बीच में वो हुआ, समझौता हुआ और कहा कि अब से आप गांव में नहीं आएंगे, इस गांव का जो संपूर्ण वो है टैक्स वसूल बना है, जो टैक्स वसूलना है वो मैं वसूलूंगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब टैक्स किस आधार पर वसूला जाएगा, ये भी शर्त है। अंग्रेजों ने कहा वही आधार, जितनी जमीन है उतना टैक्स, या फिर जितने अनाज हुआ उतना टैक्स। फिर कहा यार ये तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करो। मैंने कहा बदलाव करो, क्या बदलाव कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा बदलाव करो, इसे थोड़ा सा बदल के देखो चीजें, क्या पता और अच्छा हो जाए। उन्होंने कहा चलो एक काम करो, अब हम जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर नहीं लेंगे। तो कैसे लोगे? क्या अनाज के आधार पर लोगे? हम अनाज के आधार पर भी नहीं लेंगे। प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर लोगे? हम प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर भी टैक्स नहीं लेंगे। तो भैया टैक्स लोगे कैसे? हम टैक्स लेंगे पूरे गांव की उपज के आधार पर। मतलब पूरे गांव में, मान लीजिए आपके गांव में 50 नहीं 500 लोग हैं, आपके गांव में 500 लोग हैं। अब प्रति व्यक्ति कितना कितना उगा रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे गांव का अनाज एक जगह इकट्ठा करवाओ, जो पूरा अनाज है उस पूरे अनाज के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। 500 आदमियों ने 500 किलो गेहूं उगाया तो मैं 500 किलो गेहूं के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, ना कि 1 किलो गेहूं के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें हुई, इसे भी लिख देते हैं। इस व्यवस्था के दौरान, इस व्यवस्था के दौरान इस व्यवस्था के दौरान संपूर्ण गांव, संपूर्ण गांव जिसे इस ये भाषा में बोला गया है महाल, संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर, की उपज के आधार पर कर देना होगा, कर देना होगा। अब देखिए पूरी गांव की जो उपज है वो पूरे गांव के उपज के आधार पर कर देना होगा, जिसे बोलते हैं टैक्स। पूरे गांव के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये उसमें कुछ व्यवस्थाएं हुई, ये कुछ इसमें नियम कानून बदले, और ये ही थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। एक बार फिर आप देख लीजिए शॉर्ट रिवीजन कि महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1822 में। किसने लागू करी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। और प्रभावी क्षेत्र कौन से थे उसमें? यूपी, आगरा, मध्य प्रदेश और पंजाब। और महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है संपूर्ण गांव। ठीक है, इस व्यवस्था के दौरान क्या नए नियम लाए गए थे? इस व्यवस्था के दौरान जो गांव का सरपंच होता है और सरकार के बीच समझौता हुआ कि भैया आपसे जो टैक्स है वो पूरे गांव का एक टैक्स होगा, पूरे गांव का अनाज मिलाकर एक टैक्स उस पर लगेगा। तो ये कुछ इसमें बदलाव हुए, नियम कानून हुए, और यही हमारी है महालवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट होती है। और भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाएं जो हम टॉपिक 4 दिन से लगातार करते आ रहे थे, वो टॉपिक भी आज हमारा समाप्त होता है। इस टॉपिक में जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई उन चीजों से बाहर कुछ नहीं आएगा। महालवाड़ी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जमींदारी व्यवस्था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको पढ़ाया रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजारेदारी व्यवस्था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और महालवाड़ी व्यवस्था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी 4 क्लासेस बन चुकी हैं। चारों क्लासेस की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसे आप देखिए। एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासें हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम देने से पहले एक बार ये चारों क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ऐसी नहीं है 4 क्लासेस 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, बस मात्र 12-12 मिनट, 15-15 मिनट, 16-16 मिनट की क्लासें हैं। अगर आप चारों क्लासों को एक साथ देखेंगे तो 1 घंटे में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चारों क्लासों को मिला के 1 घंटे की एक क्लास बना दूं और उसे अपलोड कर दूं, तो आप वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, वो भी मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही आप अपना प्यार हमें देते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लोगों में वीडियो फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। और रोज शाम को 6 बजे हम अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। हमारा टारगेट है आपको सरकारी नौकरी दिलाना, आपके नंबर अच्छे से अच्छे लाना, आपको हर एक कंपटीशन में बैठना और कोई प्रश्न स्किप ना करना, स्पेशली जीके जीएस में। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।